बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी की डिलीवरी और एक्सपेक्टेशन, ये वो डिबेट है जो पिछले 3.5 साल से चल रही है। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले 72-73 साल से चल रही है तो इसमें गलत नहीं होगा। आउटलुक एक हुकूमत का इंप्रेशन हुकूमत जो देती है वो ये है कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और ये चले आ रहे हैं, ना इनकी ट्रांसफर्स होती हैं ना पोस्टिंग्स होती हैं, और यही लोग मुसल्लत हैं। और क्योंकि ये पिछली हुकूमतों के पाले हुए हैं, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज प्रिसाइसली व्हाट दे से कि जी पाले हुए हैं, दैट्स द रीज़न ये हमें कंप्लाइंस नहीं देते। क्या इस सारी सिचुएशन में, हमने पीछे काफ़ी हफ्तों में ये प्रोग्राम किए हैं, क्या वाकई ही ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये इल्ज़ाम है या एक ये भी व्यू पॉइंट है कि ब्यूरोक्रेसी अपने अंदर खुद मॉन्स्टर्स पैदा करती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ब्यूरोक्रेसी अपने अंदर मॉन्स्टर्स पैदा करती है और वो मॉन्स्टर्स पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करते हैं कुछ, और जब वो उनको सूट करते हैं तो वो तमाम टेन्योर जो हैं उनके, वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहते हैं। और जिस वक्त कोई और पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो जो लोग हैं वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं। मैं पिछले हफ्ते हमने बात की उन लोगों की जो 10 साल से ज़ायद पंजाब में हैं। मैं हैरान हुआ देख के कि लोग 10, 15, 20 साल से पंजाब और सिंध से ट्रांसफ़र आउट नहीं हुए। बहुत से ऐसे अफसरान हैं और इसमें दो मेजर ग्रुप्स हैं। एक है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको हम पैस कहते हैं, और दूसरा है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान जिसको पीएसपी कहते हैं। एएसपीज, एसीज, यूटीज, इन लोगों की ट्रेनिंग के बाद सबसे पहली कोशिश बहुत सौ की होती है कि हमें मेन सिटीज़, मेन डिस्ट्रिक्ट्स, मेन प्रोविंसेस मिल जाएं, हार्ड एरियाज हम लोग ना करें, हम लोग आउट ऑफ अपने प्रोविंस ना जाएं, और अनफॉर्चुनेटली वो इसमें कामयाब रहते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की एक रोटेशन पॉलिसी है 5 अगस्त 2020 को जो आई थी, जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा महाज है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फेस कर रही है। अफसरान नहीं जाते, सूबे नहीं छोड़ती, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज अपने अच्छे अफसरान को नहीं छोड़ते। अगर वो अच्छे अफसरान को नहीं छोड़ेंगे और वो इतने ही अच्छे हैं तो उनको किसी और सूबे में जाने की क्यों नहीं इजाज़त दी जाती। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, ज्वाइन किया है परवेज़ रहीम राजपूत साहब। आप पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, वन ऑफ द वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, जॉइंट DGIB भी रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल भी रहे हैं, और आपके साथ हैं जावेद मलिक साहब, आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेंगे और आप फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। परवेज़ रहीम राजपूत साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये ब्यूरोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और हर हुकूमत को ये बहुत बड़ा इशू रहता है। और स्पेसिफिकली इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनका ये व्यू पॉइंट है कि ब्यूरोक्रेसी, आपकी अगर मैं बात करूं तो पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, हमारे अहकामात पे अमल दरामद नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग बार बार रिस्पेक्टिव आईजीज और लोगों को चेंज करते हैं। डू यू एग्री ऑन दैट जी? शुक्रिया मंसूर, आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का, और इस बारे में जो कुछ मैं समझता हूँ वो आपसे शेयर करने का। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा, शायद को थोड़ा सा वक्त भी मैं आपसे लूँ। पहली बात तो ये कि मुख्तसरन ब्यूरोक्रेसी को कुछ हदूद और कवायद के अंदर रह के काम करना होता है। ये बात समझने वाली है कि ब्यूरोक्रेसी को हमेशा से कुछ कवानीन, कुछ प्रोसीजर, कुछ लॉज उनके तहत चलना होता है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो हुकूमतें हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी अपनी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और मजबूरियां भी होती हैं।
सूरत हाल कुछ इस तरह बनी है कि आज से मैं समझता हूँ 50, 60, 70 साल पहले जो सियासी हुक्मरान थे और सियासी लीडर थे, उन पे शायद इतना दबाव, शदीद दबाव नहीं होता था अवाम का और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जितना शदीद दबाव गालिबन कुछ अर्सा पहले से होना शुरू हुआ जब से अवामी दौर आया और आजकल है, और शायद ये आइंदा और बढ़ता चला जाएगा। अब इस दबाव और इस मजबूरी के तहत वो बहुत से काम करना चाहते हैं और उन्हें ये गालिबन ज़हन में ये बात नहीं होती उनके कि ये सारे काम हम जो चाह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी करे, या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी चाह रही है, जो हमारे अवाम चाह रहे हैं कि ये काम होने चाहिए और वो नहीं होते, तो उसकी वजह क्या है। और वो ये समझते हैं कि जी ये ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं कर रही। ओके, ये या फिर इस किस्म की सोच आ जाती है कि जी ये पिछली हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी है, ये उनकी लगाई हुई है, इसलिए ये हमारे ये काम नहीं हो रहे। तो ये एक समझने वाली बात है। इसमें जब तक के इस बात को वो लोग नहीं समझेंगे और जो कि ब्यूरोक्रेसी से काम लेते हैं और काम लेना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी कुछ सोचना पड़ेगा सिलसिले में। ठीक, हम कम से कम जो कर सकते हैं वो तो करें, जितना इनको मुतमईन कर सकते हैं, अवाम को जितनी डिलीवरी दे सकते हैं उतनी दें, बिल्कुल हाथ बांध के। बिल्कुल ठीक है परवेज साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आपकी तरफ में आता हूं। सर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर भी, जिस तरह पुलिस को लेकर बड़े गिले शिकवे हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर भी बड़े गिले शिकवे हैं। अगर एक तरफ 7वां आईजी पंजाब लगा है तो 5वां चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी लग गया है। सर, इशू आपको क्या लगता है, एक अगर हम ब्रॉडर इसका एनालिसिस जाएं, अभी मैं बाकी डिटेल्स में जाता हूं, ओवरऑल आपको क्या व्यू पॉइंट लगता है? आपकी मुलाकात होती है इन लोगों के साथ, हाउ डू यू फील दैट, क्या इशू है अंदर? ये तमाम सर्विसेज जो हैं, इन सर्विसेज को ज्वाइन करते हुए जो प्रायोरिटी या प्राइम कंसिडरेशन रहती है वो ये रहती है कि हम इस मुल्क की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हिस्सा डाल सकेंगे और इस मुल्क की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल अदा कर सकेंगे। ब्यूरोक्रेसी में मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर जो है वो ये चाहते हैं कि जो असाइनमेंट उनको दी जाए वो बाइज्जत तरीके से उससे नबर आजमा हो, और ये कोशिश ना की जाए या ना तो वो उसको इवेड करें, ना ही उसको वो डिले करें। इस तरह की शिकायत हैं कुछ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को टाइम भी दिया जाए, उनको सपोर्ट भी दी जाए, उनको एक लिहाज से वर्किंग स्पेस और कंफर्ट भी दी जाए, फिर आप उनसे डिलीवरी या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब आपने 5 चीफ सेक्रेटरीज की बात की और ये स्पैन है 3 इयर्स या 3 इयर्स प्लस का स्पैन है जी। तो एवरेज आप देख लें, कोई चीफ सेक्रेटरी 4-6 महीने रहा है, कोई 1 साल रहा है, ये बहुत कम पीरियड है। और 1-2 चीफ सेक्रेटरी ऐसे भी थे जिनको पंजाब में पहले ज़्यादा अरसा काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो उन्हें टीम बनाने में, टीम सिलेक्शन में, अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करने में, अपना लाए अमल तैयार करने में टाइम चाहिए था, उन्हें टाइम मिलना चाहिए था। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है वो मैं ये कहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी लगाने से पहले एक दफ़ा नहीं, आप 4 दफ़ा सोचें, 6 दफ़ा सोचें, और आप इनपुट एक सोर्स से ना लें, आप 4 सोर्सेज से ले लें, उसकी प्रीवियस सर्विस का रिकॉर्ड चेक कर लें। जब आप ये समझें कि ये ही द बेस्ट चॉइस फॉर द पोस्ट है, तो फिर आप उसको पोस्ट करें, और इनिशियली 3-4 महीनों में रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें, इसलिए कि इनर्शिया तोड़ने में भी टाइम लगता है। बाज़ चीज़ें रूटीन में चल रही होती हैं, बाज़ जो है उनके लिए आपको पुश करना पड़ता होता है, और बाज़ में वो खुद इनिशिएटिव से जो ऑफिसर्स हैं वो चलाते हैं। लेकिन जब टीम लीडर आता है तो वो कोशिश ये करता है कि मैं इनको एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दूं, मैं इनको एक डायरेक्शन दे दूं, और फिर मैं इनसे एक्सपेक्ट करूं कि ये किस पेस से काम करेंगे। और उस पेस से काम से मतलब है डिलीवरी भी है, पब्लिक डीलिंग भी है, और हर किस्म की असाइनमेंट जो फील्ड में या सूबों में होती है, उसमें सोशल सर्विसेज भी हैं, उसमें गवर्नेंस का इशू भी है, उसमें प्लानिंग है, उसमें डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं।
अगर आप टाइम दें ऑफिसर्स को और फिर उसके बाद अगर आप समझते हैं वो इस काबिल नहीं है तो फिर उसको एक इक्विवेलेंट पोस्ट पे भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक अफसर बतौर चीफ सेक्रेटरी तो नहीं काम कर रहा और उससे एक इक्विवेलेंट या बेहतर पोस्ट पे भेजते हैं, इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी का मसला कम था, शायद चेंज करनी ज़रूरी थी। बिल्कुल ठीक है। परवेज साहब, मुझे ज़रा ये चीज़ समझाइएगा सर, ये अब रीसेंट फिनोमेना मैंने देखा है, पहले भी होता होगा बट रीसेंट मैं बात करूंगा क्योंकि अब जो सर आजकल लिस्ट्स बनती हैं मैं और जो कि बड़ी तकलीफ दे मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उन पुलिस अफसरान की लिस्ट बनाएं जिन्होंने पिछली हुकूमत में काम किया हुआ था, उन दूसरे अफसरान की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान पुलिस ये पास के उनकी लिस्ट बनाएं कि जी जिन्होंने पिछली हुकूमत में काम किया हुआ था और इन लोगों को अब नहीं लगाएंगे। सर तो क्या ये डिफरेंशिएशन जो की जा रही होती है ये इसलिए की जा रही है कि इन लोगों ने उन दौर के अंदर सीएसएस किया और नौकरी में आ गए, इनकी सजा ये है, या इन्होंने वहां पर बेहतर काम किया हुआ है इसलिए इनको नहीं लगाना चाहिए? हाउ डू यू रेट दैट जी? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। यही कहा जा सकता है। बात यह है कि जितने सरकारी मुलाजिम हैं, जितने सरकारी एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो तो हुकूमत किसी एक हुकूमत के लिए तो नहीं आते, वो तो स्टेट के लिए आते हैं, वो तो मुल्क के लिए आते हैं और वो मुल्क के मुलाजिम होते हैं, स्टेट के मुलाजिम होते हैं, किसी एक हुक्मरान पार्टी के मुलाजिम तो नहीं होते। पार्टीज तो आती जाती रहती हैं और जो सरकारी अफसरान हैं वो मुस्तकिल हैं, उन्होंने रहना होता है और उन्होंने हर हुकूमत के साथ काम करना होता है और हर हुकूमत की जो भी पॉलिसी हो उस पॉलिसी को कायदे और कानून के तहत इम्प्लीमेंट करना होता है, वो उनके फराइज में शामिल होता है। कोई भी हुकूमत हो, सारी दुनिया में ऐसे ही चलता है। तो एक स्पॉइल सिस्टम है जो अमेरिका का है और जिसको हम सब समझते हैं कि जिसमें एक सियासी पार्टी जब आती है तो वो जो आला ओहदेदारान हैं पिछली हुकूमत के, उन सब को हटा के अपने ले आती है। वो एक और सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर आप अपने जो यानी अपनी पार्टी के वफादार लोग होते हैं उनको लेके आते हैं और आला ओहदों पे आप उनको लगा देते हैं। लेकिन दुनिया के ज्यादातर ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये ऐसा नहीं है। तमाम सरकारी मुलाजिम जो हैं वो स्टेट के मुलाजिम हैं, वो हुकूमत के किसी एक खास हुक्मरान पार्टी के या खास हुकूमत के मुलाजिम नहीं है। इस माइंडसेट को तब्दील होना चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ शायद कुछ थोड़ा सा कसूर हमारे ब्यूरोक्रेसी के, हमारे अफसरान का भी है कि वो अपने आप को किसी खास सियासी हुकूमत के साथ, किसी खास सियासी पार्टी के साथ इतना ज्यादा अलाइन कर लेते हैं, इतना ज्यादा उनके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं कि उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है एक अच्छे अफसर की कि वो न्यूट्रल हो। बिल्कुल ठीक, उसकी न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, सर एक जो चीज़ ऑब्वियसली ये दो सर्विसेज वो हैं जिसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा होता है, बाकी भी सर्विसेज हैं बट दीज आर द टू मेजर सर्विसेज, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। सर ये बात दुरुस्त है कि ये सर्विस में लोग इंडिविजुअल्स को मॉन्स्टर्स बना देते हैं और वो इस हद तक अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि ये निज़ाम, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जो सर्विसेज हैं ये पीछे हो जाती हैं और वो इंडिविजुअल्स आगे नजर आते हैं। डू यू एग्री ऑन दैट जी? इसमें ये जो पिछला सवाल था ये उसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। आपने लिस्ट की बात की, लिस्ट बनने की हद तक तो मैं क्वेश्चन नहीं करता, बनती होगी, ज़रूर बनाते होंगे। लेकिन अगर आप सेटअप देखें, इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट सेटअप है या जो पंजाब में सेटअप है, ये सेटअप वही है जो पिछली 10, 20, 25 सालों से जो गवर्नमेंट्स रही हैं ये उनके साथ काम करते रहे। एब्सोल्युटली। फेडरल गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज के लेवल पे आप देखें तो जो आप मॉन्स्टर्स की बात कर रहे हैं या ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनको वाकई ही इन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ है, उनकी तादाद तो शायद डबल डिजिट में मुश्किल से होती हो।
जिनको वाकई समझते हैं कि इनकी एलिजियंस किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी स्ट्रांग है कि शायद ये हमारे साथ डिलीवर ना कर सके, उसको छोड़ के बाकी देखें 95-96% लोग वो हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स में भी काम करते रहे हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करते रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट में भी वो तीनों गवर्नमेंट्स के साथ चले हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम है, फिर उनका टेन्योर भी जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर ऐसा कोई अस्यूम कर ले रोल, तो वो जनरली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी फिर नहीं रहती, तो वो खुद ही मसलतन फिर कोशिश करता है कि मैं साइड लाइन पर चला जाऊं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा परवेज साहब, मैं ये एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था सर, ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का है, 15 अगस्त 2020 को निकला है, और ये है पाकिस्तान, ये रोटेशन पॉलिसी ऑफ पैस एंड पीएसपी ऑफिसर्स जो इन्होंने 2000 में इंट्रोड्यूस कराया था। सर क्या वजह है, आपको क्या लगता है व्हाई इट्स सो कि हमेशा कहा जाता है कि जी ये रोटेशन पॉलिसी ज़रूर है, इस्टेब्लिशमेंट करती भी कोशिश है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, और दैट्स द रीज़न कि लोगों को प्लेन प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, और वो अगर किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो तो उनको पोस्टिंग्स भी नहीं मिलती, और वो बस आउट ऑफ प्रोविंसेस ही रहते हैं मेन पोजीशन से। जी रोटेशन पॉलिसी ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही रोटेशन पॉलिसीज रही हैं, और हमेशा से ही रोटेशन पॉलिसीज में एक्सेप्शन होती रही। ये भी एक बदकिस्मती की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि एक पॉलिसी हो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिलेक्टिव हो। कुछ लोग जो हैं मैं ये कहूँगा कि वो पॉलिसी से ज़्यादा ताकत हैं, लागू नहीं होते, या दूसरा पहलू का ये भी है कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं और पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो खुद उन पॉलिसी को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते जिस तरह इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये मैं खुद इस सिलसिले में अपनी भी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि जिस वक्त हमारी प्रमोशन हुई, जिस बैच में मैं था पुलिस में थी, तो उस वक्त ये पॉलिसी बनी कि जी हर बैच का नंबर 1 और नंबर 2 ऑफिसर फर्स्ट प्रमोशन पे बलूचिस्तान पोस्ट हो जाएगा। और उसकी वजह ये बताई गई कि जी बलूचिस्तान की तरफ से ये शिकायत हुई है कि वहाँ कोई अच्छा अफसर जाने को तैयार नहीं होता, बल्कि कोई अफसर वहाँ जाने को तैयार नहीं होता, और वहाँ उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो कहीं और जिन्हें कोई कबूल नहीं करता। तो उस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट की जनरल ज़ियाउल हक की, उन्होंने ये फैसला किया कि जी जो भी बैच प्रमोट होगा उसके प्रमोशन के जो बैच के पहले 2 अफसर होंगे वो बलूचिस्तान भेज दिए जाएंगे। तो उस सिलसिले में जब हमारी प्रमोशन हुई तो तारिक खोसा और मैं, हम 2 पुलिस अफसर अपने बैच में नंबर 1 और 2 थे, तो हम दोनों को बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दिया गया। हम दोनों चले गए, खामोशी से चले गए। हुक्म हुआ, हुक्म की हमने तामील की, और वहां जाके फिर कई साल तक मैंने भी मुलाजमत की, तारिक खोसा साहब ने भी मुलाजमत की। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन मुझे इस हद तक तो याद है कि हमारे हद तक तो हुई, उसके अलावा मुझे नहीं याद कि गालिबन वो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हुई। जो उस वक्त डीएमजी के लोग थे, कुछ उनकी भी ट्रांसफर हुई बलूचिस्तान, लेकिन वो भी वहाँ हाथ लगा के वापस आ गए, कुछ गए ही नहीं। इसी तरह से पुलिस के भी कुछ और अफसरान ऐसे थे जिनकी पोस्टिंग्स हुई, बाद में हुई, वो भी कुछ गए ही नहीं, और कुछ गए और वहां जाके सिर्फ हाथ लगा के वापस आ गए। तो बात तो सारी इम्प्लीमेंटेशन की है कि अगर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पॉलिसी वो सीरियस हों तो कोई वजह नहीं है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना हो। वो खुद ही सीरियस नहीं होते, खुद उसको उसमें एक्सेप्शन करना चाहते हैं वो, और कुछ लोग इस किस्म के होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक नौकरी करें, अपनी मंशा के मुताबिक पोस्टिंग लें, और जो उन्हें सूट करे वो अपना उस तरह से चलें, जो सूट ना करे
वो पोस्टिंग एक्सेप्ट न करें। बिल्कुल तो ठीक। ये एक्सेप्शन, अगर तो ये एक्सेप्शंस होंगी तो इन पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं है, और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान उसका ये होता है कि अब जैसे पुलिस की मिसाल आप ले लीजिए, प्रोविंसेस में जो फरहान आपने खुद भी अभी कुछ देर पहले ये बात की कि जी कुछ लोग हैं जो 10-20 साल से बैठे हुए हैं और वो यहाँ से प्रोविंसेस से नहीं हिलना चाहते, तो एक तरह से उन्होंने फेडरल सर्विस को प्रोविंशियलाइज कर दिया है, प्रोविंशियल सर्विस बना के रखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल है कि जिन्होंने अपना एक दिन के लिए भी पंजाब नहीं छोड़ा, हाँ, यहाँ तक के ग्रेड 22 में पहुंच गए, और ग्रेड 21-22 में भी पोस्टें ना होने के बावजूद अपने लिए पोस्टें क्रिएट कराई गई। बिल्कुल ठीक है प्रवेश साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और बड़ा ही पॉइंट है कि इसका मतलब है कि जब मॉन्स्टर्स की बात की जाती है तो क्रिएट किए गए, और उसके अंदर जो फेडरल सर्विस है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इसको कुछ लोगों ने अब्यूज किया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे जवाब लेंगे अभी एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मलिक साहब, सवाल छोड़े गया था मैं ब्रेक से पहले। सर मुझे बताएं, फेडरल सर्विस को अगर कुछ लोग, कुछ अफराद इतने ताकतवर हो जाते हैं, मैंने जो अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा था और जिस बात को अभी परवेज रहीम राजपूत साहब भी फरमा रहे थे, सर इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो इस निज़ाम को, इस सर्विस को चेंज करने पे मनवा लेते हैं और दे आर एबल टू डू इट, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं, जहां पर शायद 2 पोजीशंस थी, वहां पर 10 पोजीशंस उन ग्रेड्स की हैं जिनकी शायद रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। सर आपको यह लगता है कि इस चीज के अंदर अब्यूज किया जाता है इस सर्विस को और इससे मिलने वाले उन इख्तियारात को, जिसका रिजल्ट ये है जी? एक्चुअली रोटेशन पॉलिसी भी सही मानों में फॉर्मलाइज अब आके हुई है। ये रोटेशन पॉलिसी कोई नई चीज़ नहीं थी। जब बांग्लादेश था उस वक्त भी इनिशियल अपॉइंटमेंट पे जूनियर ऑफिसर, उसको जूनियर ग्रेड ऑफिसर और सीनियर ग्रेड ऑफिसर कहते थे, असिस्टेंट कमिश्नर जिनको कहते हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट में वो चले जाते थे। उसके बाद फिर 5 साल वो रिफॉर्म्स के गुजर गए, 1973 की रिफॉर्म्स आई। रिफॉर्म्स के बाद फिर वो सिस्टम आया जिस तरह बलूचिस्तान का बता रहे थे परवेज साहब, कि उन्होंने कहा जी हमें बेस्ट ऑफिसर्स चाहिए। तो तकरीबन जो बैच प्रमोट होता था उसमें से ग्रेड 18 में से अच्छे अफसर ले लेते थे, बाद 17 के डायरेक्टली भी अच्छे अफसर ले लेते थे। लेकिन उसमें यह था कि जो अफसर चले गए बलूचिस्तान, उनको ये नहीं पता होता था कि हमने वापस कब आना है। तो जो मैनेज कर सकता था वो जल्दी आ जाता था, जो मैनेज नहीं कर सकता था उसको 5, 6, 7, 8 साल लग जाते थे। पहली दफ़ा इसको एक सिस्टमेटिक तरीके के तहत नोटिफाई किया गया था, वो 2000 में किया गया था। 2000 में इसके तमाम आस्पेक्ट्स को देखते हुए इसको 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया गया, और उसमें फ़ेज़ 1 में लॉन्गेस्ट स्टे वाले, फिर फ़ेज़ 2 में उससे नेक्स्ट स्टेज वाले, और फ़ेज़ 3 में लास्ट वाले। और वो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको नेक नियति से लॉन्च किया। उन्होंने तमाम सहूलतों का इन्हें कहा सूबों को कि जो अफसर आपके पास आए उसको अकोमोडेशन दें, उसके बच्चों को स्कूलिंग के लिए फैसिलिटेट करें, उसकी पोस्टिंग अच्छी दें। ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई। उसमें भी इनिशियल फेज़ में भी 1-2 एक्सेप्शंस हो गई, लेकिन फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 उसकी नहीं आई। उसके बाद 2000 से लेके ऑनवर्ड्स ये तकरीबन चलता ही रहा है। एक साल ऐसा आया कि उन्होंने कहा जी नंबर 1 को केपी भेज दें, 2 को बलूचिस्तान, 3 को सिंध और 4 को पंजाब, फिर 5 को केपी के, इस तरह रोटेट कर दें। ये भी कोई सिस्टम नहीं है, ये तो इत्तेफाक है कि आपका नंबर बलूचिस्तान में आता है या सिंध में आता है। फिर बाद में ये इंट्रोड्यूस किया कि इनको ग्रेड 17 में फर्स्ट पोस्टिंग पे भेज दिया जाए। ये तकरीबन इम्प्लीमेंट हो रहा है और मोर और लेस विदाउट एक्सेप्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है। फर्स्ट पोस्टिंग पे ये ऑफिसर्स, पुलिस वाले भी और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी दूसरे सूबों में जाते हैं और अपनी प्रमोशन तक वहाँ रहते हैं, और प्रमोशन के बाद वो अपने सूबे में वापस आते हैं या दूसरे सूबे में या फेडरल गवर्नमेंट में जाते हैं। अब जो पॉलिसी बनी है इसने उसको मज़ीद रिफ़ाइन कर दिया है, और इसने डिफ़ाइन कर दिया है कि ग्रेड 19 में प्रमोशन के लिए आपको मिनिमम
दूसरे सूबे में इतनी सर्विस ज़रूरी होगी, आपको मिनिमम हार्ड एरियाज में इतनी सर्विस ज़रूरी होगी। हार्ड एरियाज का मतलब गिलगित बल्तिस्तान है और जी बलूचिस्तान जी। है। इसी तरह 20 के लिए शरत डाल दिया, 21 के लिए शरत डाल दिया। ये जो पॉलिसी है इस वक्त तक, इसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, थोड़ा अरसा हुआ है, इस वक्त तक ये सही चल रही है। और इसके अलावा इसमें जो प्रोविजन है, जिनकी 10 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस सर्विस सूबों में, उसको भी ये अप्लाई कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट स्टे फर्स्ट टू मूव, उस प्रिंसिपल पे भी ऑफिसर्स को दूसरे सूबों में भिजवा रहे हैं। इसमें अपेरेंटली मैंने कोई एक्सेप्शन नोट नहीं की, लेकिन ये कितना अरसा चलती है, क्योंकि ये है बड़ी लॉजिकल। और इसने एक चीज़ का ख्याल रखा है कि किसी अफसर को बलूचिस्तान में भेज के फिर भूल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल या ठीक है। बलूचिस्तान को वो प्रमोशन पे आ जाए। वो जिस पुराने दौर की बात कर रहे हैं, 80s में मैं भी गया था प्रमोशन पे, बलूचिस्तान ही चला गया था। तो उस वक्त ये है कि बलूचिस्तान से वापस आना जो है वो फिर आपने एफर्ट से वापस आना, या बिल्कुल कोई ठीक है। अनफॉर्चुनेट वाकया हो या वजह हो, एग्रीड। या कोई कंपैशन वगैरह हो, अदरवाइज वो चले जाते थे अफसर तो 6 साल 7 साल 8 साल वो उधर ही रहते थे। अगर उस वक्त ग्रेड 20 ऑफिसर्स के लिए 3 साल की एक पीरियड मुकर्रर था, अगर 18 वालों के लिए भी 3 साल मुकर्रर हो जाता तो शायद ऑफिसर्स खुश होकर वो 3 साल गुजारते और खुश होकर वापस आ जाते। बिल्कुल सही। प्रवेश साहब, दो चीजें मैं इसकी पढ़ रहा था। एक है मैंडेटरी सर्विस इन हार्ड एरियाज। एवरी मेल PAS/PSP ऑफिसर विल हैव टू सर्व a minimum of 2 years in the hard areas notified by the establishment division during service in BS 17 to 19। और इसका C पार्ट है continuous service of 10 years in a government, no PAS/PSP officer of BS 20 and below shall be allowed to serve in the government for more than 10 years continuously in order to determine it। आगे उनकी डिटेल्स हैं। सर, पुलिस सर्विस के 45 से ज्यादा वो अफसरान हैं जो पिछले 10 से 20 साल पंजाब में हैं, और पैस के 60 प्लस हैं, जो मेरे पास अभी कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा ही होगा, जो पंजाब के अंदर हैं। सर, इसकी इंप्लीमेंटेशन ASPs और ACs के ऊपर तो चले हो गई, वो बेचारे नए नए नौकरी में आते हैं बात भी, लेकिन जब उनको ये वो पोजीशंस हैं 20 जहां पर उनके पास इख्तियारात थोड़े ठीक होते हैं, आपको लगता है कि ये इंप्लीमेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त जब ये कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से बहुत सी सर्विसेज को नुकसान पहुंच रहा है। अपना बहुत से हमारे इदारे ऐसे हैं जिनकी वर्किंग को फर्क पड़ रहा है। मसलन पुलिस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो FIA और IG दो इंतहाई अहम फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं। उन दोनों इदारों में 19 ग्रेड के, 18 ग्रेड के और 20 ग्रेड के अफसरान की हमेशा से किल्लत रहती है, रही है, अब भी है, इस वक्त भी है। और इस किल्लत की वजह से वो अपनी यानी जो काम उनको दिया जाता है वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास अफसरान की तादाद पूरी नहीं होती और अफसर वहाँ जाना पसंद नहीं करते। प्रोविंसेस में अफसरान को सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, और प्रोविंसेस में भी मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये PAS और PSP के जो अफसरान हैं उनमें ज़्यादातर की कोशिश यही होती है कि उन्हें ऑपरेशन के अंदर फील्ड असाइनमेंट उनको मिले, जैसे DPO है, DC है, और वो यहाँ भी जो स्टाफ असाइनमेंट्स हैं या जो ऑपरेशन से हट के हैं, मतलब स्पेशल ब्रांच है उसमें नहीं जाना पसंद करते, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है उसमें जाना पसंद नहीं करते। ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। न सिर्फ ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए बल्कि इस पर सख्ती से जो आला अफसरान है उनको अमल दरामद कराना चाहिए कि वो इन तमाम अफसरान को रोटेट कराएं। उनको बाकायदा ये नहीं कि अगर एक अफसर, आप ये कहते हैं कि जी एक अफसर बहुत अच्छा है और वो फील्ड में बड़ा अच्छा काम करता है तो सारी उम्र उसको फील्ड में ही लगाए रखो, और एक अफसर आपके ख्याल में अगर फील्ड का इतना अच्छा अफसर नहीं है तो उसको मौका ही नहीं देना फील्ड के अंदर काम करने का। ये भी गलत एक सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबको मौका मिलना चाहिए, सबको रोटेट होना चाहिए। प्रोविंस में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी हर एक को अपनी बारी के तहत जाना चाहिए, हर एक को विद इन द प्रोविंस भी तमाम पोस्टों पे रोटेट होना चाहिए, और आउटसाइड द प्रोविंस भी तमाम पोस्टों के ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, दो चीजें, लीस्ट रोटेटेड ट्रांसफर फर्स्ट,
ये जो अभी पहले बात हो रही थी, वो लोग जो ट्रांसफर होते हैं और बस हाथ लगा के 2-4 महीने बाद वापस आ जाते हैं, इनके लिए क्या करने की अब ये भी पॉलिसी बनाई है कि जी उनको भी भेजें? और सर, ये परवेज साहब वाली बात को मैं थोड़ा आगे लेकर चलना चाहूंगा। क्या मजबूरियां हैं ऐसी जो चीफ सेक्रेटरीज की और आईजीज की होती हैं, मैं तो इन्हीं को कहूंगा, बाकी तो मैं किसी को नहीं कह सकता, कि जो डीपीओ या डीसी नहीं लगता, या जो सेक्रेटेरिएट में बैठा है, या जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बैठा है, वो कहा जाता है कि ये तो स्टाफ पोजीशंस है जी, ये फील्ड पोजीशन ही, ये तो खुदे लाइन पोजीशंस है। सर, ये मिथ क्यों है? इस मिथ को क्यों नहीं ठीक किया जाता? सूबों के और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान रूल्स और प्रोसीजर प्रोवाइडेड हैं इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफर्स के, या सूबे से फेडरल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से सूबे में जाने के लिए। तो होता ये है कि पॉलिसी जब बनती है तो ये तमाम चीफ सेक्रेटरीज को ऑन बोर्ड किया जाता है, सूबों को ऑन बोर्ड किया जाता है, उनके मशवरे से ये पॉलिसी बनाई जाती है। अभी आपने जो कहा लॉन्गेस्ट स्टे एंड फर्स्ट टू रोटेट, ये भी उनके मशवरे से बनी है। इस प्रिंसिपल के तहत जो लॉन्गेस्ट स्टे वाले ऑफिसर्स हैं, जब उनका ट्रांसफ़र किया जाता है तो फिर सूबे उनको स्पेयर करने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। और उसकी वजह नेचुरल है, जिस तरह के आप भी समझते हैं कि बाज़ औक़ात उसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन होती है, कोई पोल एंड पुश होती है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। वन, दूसरा, जो आपने पोस्टिंग की बात की, तो पोस्टिंग में डेफिनेटली ये वैरायटी ऑफ पोस्टिंग या रोटेशन ऑफ पोस्टिंग ये बहुत ज़रूरी है। आपने ऊपर आके पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट में सर्व करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सूबों में भी 1 या 2 से ज़्यादा सूबों में काम करने का इत्तेफाक हो, और उसके अलावा आपको फील्ड असाइनमेंट्स का भी इत्तेफाक हो। अगर आपने सिर्फ सेक्रेटेरिएट में ही बैठना है या स्टाफ पोजीशन पे ही बैठना है और टाइम गुजार के फिर फेडरल गवर्नमेंट में आना है, तो फिर आपको पॉलिसी मेकिंग में कुछ दिक्कतें आएंगी। और उसमें भी मैं यहाँ तक कहूँगा कि 2 प्रॉमिस इन्होंने प्रेस्क्राइब किए हैं, ये मैंडेटरी होने चाहिए। और 2 पोस्टिंग जो है, मैं समझता हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी की और इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी की, ये वो ऑफिसर्स लगने चाहिए जिन्होंने मिनिमम 2 प्रॉमिस किए हों, एक बड़ा एक छोटा, यानी केपी के बलूचिस्तान में से एक किया हो और पंजाब और सिंध में से एक किया हो, और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में मुनासिब टाइम गुजारा हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में पोस्टिंग का, ये प्रमोशंस का, बोर्ड्स का, फॉरेन पोस्टिंग का, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली उन कमेटीज़ का ये हिस्सा होते हैं। लिहाजा इनका ऑफिसर्स के बारे में इल्म बहुत ज़रूरी है, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि आप इन पर्सन उनके साथ इन कॉन्टेक्ट रहे हो, उन सूबों में आपने काम किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। परवेज साहब, मुझे 2 चीज़ें ज़रा समझाइएगा आप भी। कहा यह जाता है, एक ये बयानिया ये बनाया जाता है कि आईजीज अच्छे पुलिस अफसरान को लेट गो नहीं करते। सर, इस हद में, इस बात में किस हद तक सदाकत है? और कई दफ़ा हमें यह भी पता चलता है कि जी आईजीज एग्री भी कर जाते हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, जिसमें आई एम डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल लीडरशिप, वो लोग नहीं चाहते कि इन लोगों को रिलीज किया जाए, जिसकी वजह से एक्सेप्शंस हैं। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, 45 से ज्यादा पुलिस अफसरान है जो पंजाब भी बैठे, पूरी मतलब रिटायरमेंट शायद उनकी 2-4-5 सालों में आने वाली हो, वो अभी तक पंजाब के अंदर बैठे हैं। क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? मंसूद, मेरे ख्याल में ये तो कोई अचम्भे की बात नहीं है, ये तो कॉमन नॉलेज की बात है, ऐसा बिल्कुल होता है। और न सिर्फ आईजी बल्कि चीफ सेक्रेटरीज भी और सेक्रेटरीज भी, जिन अफसरान को वो अच्छा समझते हैं या जिन पे उनको एतमाद होता है, कॉन्फिडेंस होता है, नेचुरली वो उनकी टीम का हिस्सा होते हैं। वो समझते हैं कि इनके जाने से मेरी टीम का एक अच्छा मेंबर जो है वो चला जाएगा, तो शायद मुझे इसका नेमुल बदल वैसा ना मिले। या दूसरी सूरत में ये भी है कि वो अफसरान, जैसे कुछ देर पहले मलिक साहब ने भी जिक्र किया था कि वो पुल एंड पुश वाली बात है कि उनकी पुल एंड पुश इतनी होती है कि वो सूबे से बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो अपने स्ट्रिंग्स जो होते हैं उन्हें वो पुल करते हैं, और अपनी जो उनकी सियासी या और दूसरे उनके ताल्लुकात होते हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, और उनको इस्तेमाल करके वो वहीं बैठे रहना चाहते हैं, सूबे से बाहर नहीं जाना चाहते। दिस इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन बात वही है कि ये पॉलिसीज बनी हैं
तो इन पॉलिसीज पे फिर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसमें एक्सेप्शन कोई नहीं होनी चाहिए। अगर एक एक्सेप्शन होगी तो फिर एक के बाद दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, फिर लाइन लग सकती है। बिल्कुल, एक्सेप्शन कोई नहीं होनी चाहिए। विदाउट एक्सेप्शन तमाम पे ये पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तभी ये मामला ठीक होगा। बिल्कुल। मलिक साहब, लास्ट मुझे जरा ये भी बताइएगा, ये हमने एक ओवरऑल तो इस पे पर्सपेक्टिव पे बात कर ली सर, इन लोगों ने ये जब ग्रेड 21 में और 22 में जाएंगे ऑफिसर्स, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में जाना है, सेक्रेटरीज लगना है और इन्होंने पॉलिसी मेकिंग के अंदर आना है। सर, अब रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि हम पैस की बात कर रहे हैं या पुलिस सर्विस की, जब ये लोग वफाकी हुकूमत में जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे और इन्होंने सर्व नहीं किया होगा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी, केपी एंड ऑल दैट, और उनकी सिर्फ एक सूबे की सारी पोस्टिंग होगी, तो सर वो किस हद तक इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे वहां पर? ये डेफिनेटली, अगर आपने एक से ज़्यादा सूबे में काम किया है, कुछ अर्सा फेडरल गवर्नमेंट में भी काम किया है, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट में भी काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज डेफिनेटली उन ऑफिसर से ज़्यादा होगा जो एक ही सूबे में गए और उसी सूबे से सीधे फेडरल गवर्नमेंट में आ गए। जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग का ताल्लुक है, तो फिर उनका इनपुट पर्सनल जो है वो किसी हद तक कम हो जाता है, फिर बाकी स्टेक होल्डर्स या बाकी उनको जो सपोर्टर्स होते हैं उनके इनपुट का वेटेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसने खुद, उस ऑफिसर ने पर्सनली एक दो सूबों में काम किया हो, फेडरल गवर्नमेंट में किया हो और अटैच डिपार्टमेंट्स में किया हो, उसका पर्सनल नॉलेज हो, वो डिसीजन मेकिंग उसका डेफिनेटली बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। जावेद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। परवेज़ रहीम राजपूत साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाज़रीन, ये जो रोटेशन पॉलिसी, और पिछले हफ्ते हमने इस पे बात भी की थी, आज मैंने इस पे दानिस्तन डिटेल में बात की है ताकि हम लोगों को समझ आए, हम लोगों के अफसरान जो हैं हुकूमत के, उनको समझ आए, हुकूमतों को समझ आए कि आप लोगों ने करना क्या है। जब आप किसी भी अफसर को, याद रखें, एक लड़का एक लड़की जिसने CSS किया वो ग्रेड 17 के अंदर पुलिस सर्विस में आ गई या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले गए, उनको आप टेम कर लेंगे, उनको आप समझा लेंगे पॉलिसीज क्या करनी है, उनको आप डायरेक्शन दे देंगे। लेकिन अगर आप उनको पहले दिन से या 2 साल बाद ऐसी पोजीशंस पे लगाना शुरू कर देंगे और आपके वो पॉलिटिकल मास्टर्स के, मैं दोबारा कह रहा हूं, पॉलिटिकल मास्टर्स के पर्पस सर्व करने ये ऑफिसर्स शुरू कर देंगे, तो उस वक्त आप पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा करना शुरू कर देते। और ये जो लोग हैं जो आज 15-15, 20-20 साल से सिंध और पंजाब में, ये भी बताता चलूं, ये लोग पंजाब और सिंध में सर्व कर रहे हैं, केपी में भी रोटेशन ठीक चल रही है, बलूचिस्तान के अंदर भी ठीक चल रही है। ये सिर्फ पंजाब और सिंध का इशू है। यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे ये मुस्लिम लीग नून की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने इनको अपना जाती मुलाजिम नहीं बनाना, ये स्टेट के मुलाजिम हैं। इनका पर्पस, इनकी सर्विस अवाम के साथ डिलीवरी है, आपकी डिलीवरी नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें, और ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इस निजाम को खराब कर रहे हैं, और अगर ये निजाम खराब होता है तो उसका इफेक्ट इस पूरे मुल्क पर आता है और उस 22 करोड़ अवाम पर आता है, जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, इस पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।